बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत-ए-हाल के बारे में इंतहाई मुफस्सल रिपोर्ट। आज है 29 जुलाई और दिन है मंगल का। दो अहम तरीन ब्रेकिंग स्टोरीज के साथ एक स्टोरी का ताल्लुक है इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक, क्योंकि 5 अगस्त करीब आ रहा है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान कर रखा है और बहुत अच्छे तरीके से मनसूबाबंदी की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो हुकूमत है, हुकूमत के सहूलतकार हैं, खा वो अस्करी हैं या गैर अस्करी हैं, वो सब के सब मुतहर्रिक हुए हैं और अमरीकी सिफारत खाना और अमरीकी वजीर, अमरीकी मुशीर, अमरीकी सिफारतकार भी मुतहर्रिक हो चुके हैं और उनकी मुलाकातों में तेज़ी आ गई है। आखिर ये माजरा क्या है, इसके बारे में आपको करेंगे आगाह। लेकिन पहले चलेंगे पंजाब असम्बली। वहाँ पे इलेक्शन चोरी है, मैंडेट पे डाका डाला हुआ है, मखसूस नशिस्तें छीनी हुई हैं, मरियम सरकार की हुकूमत है जो खुद उनकी अपनी विक्ट्री जो है वो मुतनाज़ है और महर शराफत जो है वो उनके पीछे पीछे हैं, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला। तो पंजाब असम्बली में चंद दिन पहले 26 MPAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको मुअत्तल कर दिया गया था और उनको नाअहल करार देने की कोशिश की गई थी स्पीकर मलक अहमद खां की तरफ से, लेकिन वो बारावर साबित नहीं हो सकी क्योंकि उन 26 अरकान पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने मरियम रानी की शान में गुस्ताखी की है। लेकिन मरियम साहबा भी इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकी और फिर एक मुआहिदा हुआ और सुलह हुई, लेकिन वो मुआहिदा, वो सुलह कल जो है वो थप्पड़ों की नज़र हो गया और कल इजलास चल रहा था। डिप्टी अपोजिशन लीडर तकरीर कर रहे थे पंजाब असम्बली में और स्पीकर उनको बार बार मना कर रहे थे, हसन रियाज को, हुकूमती रुकन को, जो दरमियान में मुदाखलत कर रहे थे और बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, गालम गलोच कर रहे थे जो वहाँ के MPAs हैं और उनको मना कर रहे थे स्पीकर। उन्होंने हसन रियाज को मना किया, ज़ीशान रफ़ीक को मना किया, लेकिन वो बाज नहीं आए और इसी दौरान वो हुकूमती MPAs जो हैं वो अपोजिशन के MPAs की तरफ लपके और उसके बाद फिर खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ मारा और वहाँ पे फिर थप्पड़ों की बारिश और उसकी जद में ज़ीशान रफ़ीक भी आए। उसके बाद इजलास मुलतवी कर दिया गया, लेकिन फिर इजलास जो है वो दोबारा ना हो सका और उसके बाद फिर बाद अज़ां भी जो रिपोर्ट्स आई, बाद अज़ां भी माहौल काफ़ी कशीदा रहा और प्राइवेट रूम्स में भी जाके एक दूसरे को गालम गलोच करते रहे हुकूमती अरकान। तो ये सिचुएशन चल रही है पंजाब असम्बली की। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है और इलेक्शन चोरी का मामला है जो कि किसी वक्त भी खुल सकता है। अगली खबर जो है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि राजा साहब हैं इलेक्शन चोरी में, वो भी मुआमिन और बल्कि इंतहाई अहम टूल साबित हुए थे, वो अभी भी गलत कार्यों से बाज नहीं आ रहे। 9 मई के मुकदमात में सेनेटर एजाज चौधरी साहब को सज़ा सुनाई गई, रुकने कौमी असम्बली अहमद चट्ठा साहब को, लीडर ऑफ अपोजिशन अहमद खान भच्चर साहब को सज़ा सुनाई गई थी 9 मई की नाम नहाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में। और अब इलेक्शन कमीशन ने इन तीनों अरकान की रुकनियत जो है वो उन्हें नाअहल करार दे दिया है, जो कि इलेक्शन कमीशन का हरगिज़ इख्तियार नहीं है और इसका मकसद बड़ा वाज़ेह है। और NA-66 वज़ीराबाद और अहमद खान भच्चर PP 87 मियाँ वाली से मुंतखब हुए थे और अहमद खान भच्चर का रिकॉर्ड है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लिए थे और सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीते थे। उनके वोट 1.25 लाख से ज़्यादा थे और जबकि उनके मद्दे मुकाबले के वोट सिर्फ 15,000 थे। तो लेकिन चूँकि हुक्म हाकिम है कि ये सीटें खाली करवाई जाएँ और इलेक्शन करवाया जाए, तो अहमद खान भच्चर ने, अहमद चट्ठा ने और सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने बबांगे दोहल ये बात कही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ हैं, आइन की बालादस्ती चाहेंगे, डिक्टेटरशिप को कभी कबूल नहीं करेंगे। एक सीट नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि कई सीटें भी हों वो भी कुर्बान की जा सकती हैं इस सारे प्रोसेस में। जबकि आइनी माहिरीन जो हैं वो ये कह रहे हैं और अदालती फैसले भी ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को ऐसा करने का कोई इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह की हरकतें करे। तो अगली खबर है जनाब, ये सब कुछ किया इसलिए जा रहा है कि मामलात इनके हाथ से निकलते जा रहे हैं और मामलात इसलिए निकल रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम तंग आए हुए हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, गुर्बत से
اور جس کی وجہ سے ان کے پاس کوئی پرسانی حال تو ہے نہیں، تو وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں اور یہ سلسلے کو آگے بھی بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ یہ سیٹیں خالی کروائی جائیں اور ضمنی الیکشن کروا کے اپنے بندوں کو واپس لایا جائے فارم 47 جعلی تقسیم کر کے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سارے کا سارا نظام جو ہے ایک ساتھ اس میں زمین بوس ہونا ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف۔ علی امین گنڈاپور صاحب ایک بار پھر بچ گئے ہیں اور ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے ناقابل ضمانت، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے ان کے خلاف وارنٹ جاری کیے تھے۔ ان کے وکیل بار بار کہہ رہے تھے کہ ان کے وارنٹ معطل کر دیں، لیکن جج صاحب نہیں مان رہے تھے۔ اور یہ شراب برآمدگی کا پرانا کیس ہے جس کو شراب برآمدگی کا کہتے ہیں، جبکہ وہ اس وقت حکومت تھی اور مسلم لیگ نون کی جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا بنی گالہ جاتے ہوئے۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہے اور اب پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے ہیں اور اس طریقے سے انہیں جو گرفتار کر کے اسلام آباد لانے کا جو خواہش تھی وہ فی الوقت پوری نہیں ہو پا رہی۔ اور دوسری جانب خیبر پختونخوا کی حکومت نے ایک بڑا قدم بھی اٹھایا ہے اور وہ ہے کل 13 میں گولی چلی، اس سے پہلے بھی گولی چلی اور ایک فوجی آپریشن کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے دہشت گردی کی آڑ میں اور داعش کی آڑ میں۔ ایک فوجی آپریشن، بڑا فوجی آپریشن تشکیل دیا جا رہا ہے جس کے خلاف کل جو ہے گولی چلنے کے بعد احتجاج ہو رہا ہے، سراپا احتجاج۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا نے ایک بڑا مطالبہ کیا ہے اپنی خیبر پختونخوا کی حکومت سے اور انہیں کہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں کسی قسم کا فوجی آپریشن قبول نہیں کریں گے اور یہ خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ ایک سوچی سمجھی سازش ہے اور یہ ایک بیرونی ایجنڈا ہے جسے ہم پورا نہیں ہونے دیں گے۔ اور جس کے بعد جرگہ بھی ہوا اور اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اور اس اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل 245 کے تحت جو فوج بلائی گئی ہے اس فوج کو صوبے سے واپس بھیجا جائے بیرکوں میں اور کسی قسم کی سول ایڈمنسٹریشن کی امداد کے لیے فوج کی کوئی مدد نہ لی جائے کیونکہ خیبر پختونخوا پولیس اور سول ادارے اس مقصد کے لیے کافی ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس سلسلے میں مؤثر قدم اٹھائیں اور اس معاملے کو عملی جامہ پہنائیں کیونکہ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت یہ کہہ دیتی ہے کہ ہمیں 245 آرٹیکل کے تحت اب فوج کی خدمات کی ضرورت نہیں ہے تو پھر فوج کو واپس بیرکوں میں جانا پڑے گا اور پھر کسی قسم کے سول معاملات میں وہ مداخلت نہیں کر سکے گی۔ تو دیکھیے کہ یہ معاملہ کہاں پہنچتا ہے۔ عمران خان صاحب سپریم کورٹ پہنچے ہوئے ہیں اور 9 مئی کے 8 مقدمات ہیں، ان کی ضمانت خارج کر دی تھی لاہور ہائی کورٹ نے، جس کے بعد عمران خان صاحب نے اپیلیں کی تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ آج ان سب اپیلوں کی سماعت ہونی ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جسٹس شفیع صدیقی پر مشتمل 2 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا کورٹ روم نمبر 1 میں۔ یہ 8 اپیلیں ہیں، 9 مئی کے مقدمات ہیں اور 2 رکنی بینچ ہے اور آج 9:30 بجے اس کی سماعت ہونی ہے اور مقدمہ نمبر ہے 1 اور بیرسٹر سلمان صفدر جو ہیں وہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کو 9 مئی کے ان بے بنیاد مقدمات کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی 9 مئی کے متعدد مقدمات میں ضمانتیں سپریم کورٹ آف پاکستان لے چکی ہے اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے پاس جب یہ معاملہ پہلے آیا تھا عام شہریوں کا، سیاسی کارکنان کا، تو انہوں نے ضمانت لینے کے بجائے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کو حکم دیا کہ وہ 3 مہینے کے اندر اندر مقدمات کا فیصلہ کریں، جس کی وجہ سے جو فیصلے آئے ہیں اور جو ایک درجنوں بیسیوں کارکنان کو اور سیاسی رہنماؤں کو سزائیں سنائی گئی ہیں وہ اسی فیصلے کا شاخسانہ ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ضمانت پر رہائی یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس شفیع صدیقی صاحب کیا رخ اختیار کرتے ہیں، کیا وہ ضمانتیں لیتے ہیں یا نہیں۔ دوسری جانب ایک اور بڑی خبر، اور سپریم کورٹ کے 2 سرکاری حکومتی جج بالآخر ان کی مدت ملازمت ختم ہو گئی اور وہ چلے گئے ہیں گھر۔
जस्टिस सरदार तारक मसूद जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे, उनकी खिदमात दोबारा ले ली गई थी। जी हाँ, ये जस्टिस सरदार तारक मसूद वही हैं जिन्होंने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को दुरुस्त करार दिया था, जबकि दूसरे जज हैं जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, और उन्हें भी रिटायरमेंट के बाद 1 साल के लिए, और जस्टिस सरदार तारक मसूद को 1 साल के लिए दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था एडहॉक जज के तौर पे। तो आज उनकी मुद्दत मुलाजमत कल पूरी हो गई और दोनों जज साहिबान जो हैं वो रिटायर हो गए। इनको काजी फाइज ईसा साहब इन दोनों जज साहिबान को लेकर आए थे और ये तासुर ये दिया गया था कि पेंडिंग मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने के लिए ये सब कुछ किया गया है, जबकि हकीकत ये नहीं थी। इनको लाया गया था काजी साहब ख़ास मकसद के लिए और नून लीग ख़ास मकसद के लिए लाई थी, लेकिन वो मकसद बादशाह फिर पूरा ना हुआ और फिर 26वीं गैर आइनी तरमीम ला के बाकायदा तौर पर PCO जजेस को लाना पड़ा और उन्होंने फिर वो मकसद पूरा कर दिया था, क्योंकि इन दोनों जज साहिबान के बारे में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस आशा मलिक, जस्टिस अमीनुल्लाह साहब और दीगर सीनियर ऑनरेबल जजेस ने ये कहा था कि ये 2 एडहॉक जज जो हैं ये आइनी मामलात में नहीं बल्कि इनको जिस मकसद के लिए लाया गया सिर्फ इन्हें वही मुकदमात सौंपे जाएंगे, और उन्होंने फिर वही मुकदमात सौंपे गए और इस तरीके से ये मामला रफा दफा हुआ और जज साहिबान अब हो गए हैं रिटायर। अब आते हैं बड़ी खबर की तरफ और वो है अमरीकी हुक्काम से मुलाकातों का सिलसिला। ये शुरू हो चुका है दोबारा। इसहाक डार साहब अमेरिका में हैं, लंबे दौरे पर हैं और पहले वाशिंगटन फिर न्यूयॉर्क और मुलाकातें कर रहे हैं सिफारतकारों से, वजीरों से, मुशीरों से और इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों से। और अब उनकी एक बार फिर अमेरिका में ही हैं, उनकी अमेरिकी वजीर खारजा से फ़ोन पे हुई है बातचीत, जबकि दूसरी जानिब अमेरिकी नाज़िमुल उमूर इस्लामाबाद जो हैं वो मुलाकात उन्होंने की है वजीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब से। तो ये मुलाकातें हो चुकी हैं जारी सारी, और ये सारे का सारा वज़ीर ख़जाना से मिलना मईशत का मामला है, क्योंकि हमारी मईशत दगरगूं है बदस्तूर और उसमें किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं आ रही। महसूलात का रेट तय किया जा रहा है अमरीकी इंतज़ामिया के साथ कि महसूलात जो हैं जो टैरिफ आयद किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने तमाम दुनिया के लिए, अब वो हर मुल्क के साथ अलग अलग निगोशिएट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि पाकिस्तान को कितना ज़्यादा रिलीफ मिलता है और उसके बदले में पाकिस्तान से क्या मांगा जाता है। यह सिचुएशन, यह सूरत हाल। बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।